क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज और एग्जाम ड्रिल के। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। छोटे से प्यार से इसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी, यानी कि चैप्टर का नाम। देखिए पहले ही इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से पहला ही क्वेश्चन आपके पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी कि नॉट। देखिए नॉट वर्ड को अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको लगेगा कि हाँ मेरिट बतानी है और पहला ही आंसर टिक करके आ जाएंगे। पहला क्या बोलता है कि इट हेल्प्ड इन करेक्टिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए इट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, बट स्टिल हम थोड़ा लॉजिक से बता सकते हैं कि अगर एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी सेम आ रही थी तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने बोला कि हाँ इसका एटॉमिक मास लगभग इतना होना चाहिए, तो उन्होंने करेक्ट करने में हेल्प जरूर की थी। सेकेंड, ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड लेफ्ट गैप्स फॉर देम। यस, आपको याद होगा इक्का सिलिकॉन एंड इक्का एल्यूमिनियम, याद आया? तो बस हाँ इन्होंने बिल्कुल वही करा था। He framed the periodic table with vertical and horizontal columns and gave shape to it. Yes, absolutely true. एक स्ट्रक्चर देने में उन्होंने periodic table की हेल्प की थी इन्होंने। कह रहा he gave separate places to isotopes in his periodic table। नहीं भाई, यहाँ पे ये फेल हो चुके थे। आइसोटोप्स में देखिए भाई एटॉमिक नंबर सेम होता था लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट है। यानी कि ऑक्सीजन अगर 16 है और 17 भी है तो आप उसे रखें तो रखें कहाँ रखें फिर ऑक्सीजन को, इसीलिए ये इसका एक फेलियर था आइसोटोप्स। ऑलराइट, ठीक है। देखिए अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के कुछ क्वेश्चंस। कह रहा है इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। ये तो भैया आपको आना चाहिए, क्या एटॉमिक मास था? नहीं, एटॉमिक मास तो हमारा मेंडलीव का है। एटॉमिक नंबर, यस एब्सोल्युटली ट्रू, एटॉमिक नंबर ही वो चीज है जिसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। नॉमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना जाने क्यों इससे क्वेश्चन आ रहे हैं।
कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 105। देखिए 1 के लिए आप लिखते हैं क्या, अच्छा ठीक है, अब तो साइंटिस्ट का नाम पूछा है। पहला है आपका कुर्चाटोवियम। देखिए ये ऑफलाइन सेंटर में हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी बनाया था, और कैसे कि सेम एलिमेंट को दो नाम दिए गए। इट इज मेंशन इन एनसीईआरटी। कुर्चाटोवियम को हमने और क्या बोला है, इसको हमने बोला है रदरफोर्डियम। क्या, रदरफोर्डियम, शॉर्ट में लिख देते हैं आरएफ, दैट इज 104। डबनियम, डबनियम, अच्छा 105 पता ना, 105 तो डबनियम ही है, 105 तो डबनियम ही है, आंसर तो सेकंड ही हो गया। नोबिलियम, नोबिलियम है आपका 102, 102। और हॉल्मियम, देखिए हॉल्मियम ग्रेटर देन 100 वाला एलिमेंट नहीं है भाई, ये तो अपना क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है हॉल्मियम, ठीक है। तो कौन सा, ये 67 नंबर है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आयुपैक नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 108 इज, क्या है भाई, 108। देखिए ये हो गया अन, ये हो गया नील, और ये हो गया ऑक्ट, यानी कि अननील ऑक्टियम। कहाँ है, पहले ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, अननील ऑक्टियम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 112। 112 हो गया, देखिए 112, इट इज अन और बाइनियम, यानी कि UUB, अनबाइनियम। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, व्हाट इज द आयुपैक नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 114। फिर से करिए मेरे साथ, 114, यानी कि अन और क्वाड, अन और क्वाड। तो अन क्वाडियम कहाँ है, पहला है क्या, नहीं, अननील क्वाड 104 नहीं, अन क्वाडियम, हाँ ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, असर्शन atomic number of the element unbionium is 112, unbionium यानी कि 112, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू। कह रहा है कि नेम ऑफ द डिजिट्स 1 and 2 इज अन बाय रिस्पेक्टिवली इन लैटिन वर्ड्स, हाँ इसीलिए तो 112 है, बिल्कुल ठीक है। इसका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है भाई। कह रहा है अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आयुपैक नॉमेनक्लेचर अ न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट हैज बीन नेम्ड एज UUN, तो एटॉमिक नंबर वुड बी कितना है इसका, UUN, यानी कि 110। क्या, 110 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, अननीलियम। ऑलराइट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट, एब्सोल्युटली ट्रू। Which of the following factors does not affect valence shell? कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा, क्या उसकी वैलेंस यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या अफेक्ट करेगा, हाँ भाई ये अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है कि उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, ठीक है, उसके वैलेंस शेल में कितने हैं, तो करेगा ही करेगा। न्यूक्लियर चार्ज, हाँ भाई पुल कितना है, पुल कितना है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर मास कोई मतलब नहीं, न्यूक्लियर मास का कोई मतलब नहीं, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर मास का और वैलेंसी का कोई मतलब नहीं है भाई। नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स, यस, शील्डिंग डीशील्डिंग में डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। देखिए, द सेकंड पीरियड स्टार्ट्स विद लिथियम, यस, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द 2s ऑर्बिटल, यस, लिथियम इज 1s2 2s1, लिथियम क्या है हमारा 1s2 एंड 2s1, यानी कि सेकंड पीरियड हमारा लिथियम से स्टार्ट होता है और s पे ही जाता है, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है सक्सेसिव फिलिंग ऑफ 3s and 3p ऑर्बिटल्स गिव राइज टू थर्ड पीरियड ऑफ 8 एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, यस बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पीरियड में 3s और 3p होता है, 3s1 और 3p0 क्या हो गया हमारा, सोडियम हो गया, और 3s2 और 3p6 हमारा क्या हो गया, आर्गन हो गया, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू। कह रहा है फोर्थ पीरियड n equals to 4 स्टार्ट्स विद पोटेशियम, ऑलराइट, ठीक है। एंड एडेड इलेक्ट्रॉन विल फिल अप द 4s and 4p ऑर्बिटल्स देन 3d ऑर्बिटल, नहीं बिल्कुल गलत भाई। 4 पीरियड स्टार्ट्स विद पोटेशियम, डज नॉट सीम राइट, एंड एडेड इलेक्ट्रॉन्स फिल अप फर्स्ट 4s and 4p देन 3d ऑर्बिटल इज फिल्ड। देखिए कैसे, देखो 4p और 3d में अगर आपको डिसाइड करना हो तो इट इज 4+1, इट इज 3+2, यानी कि इनका n+l दोनों का 5 है, तो पहले तो कौन सा फिल होगा, पहले तो 3d फिल होगा। इफ देयर n+l वैल्यू इज सेम, तो कैसे फिलिंग होती है, जिसकी n वैल्यू कम है, तो 3d की n वैल्यू कम है, ये बोल रहा है कि
3d ऑर्बिटल इज फिल्ड, नहीं, एब्सोल्युटली फॉल्स। कह रहा है फिफ्थ पीरियड बिगिंस विद रुबिडियम, यस ओके, विद द फिलिंग ऑफ 5s ऑर्बिटल एंड ends at xenon with the filling of 5p orbitals। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। रुबिडियम कितना होता है 37, इट इज xenon 36 एंड 5s1, बिल्कुल ठीक बात है, एब्सोल्युटली ट्रू। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शंस, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट is 1s2 2s2 2p6 3s2 3 3p6 4s2 3d10 and 4p2। what is the value of period number in which is just below the above element। ये पता लगाइए कि above element कहाँ है भाई। देखो ये हो रहा है 4p2 पे खत्म, यानी कि above element में n equals to 4 है, तो इसके नीचे वाला just कहाँ होगा, इसके नीचे वाला भाई n equals to 5 में होगा। ये कौन सी बड़ी बात हो गई, n equals to 4 के नीचे n equals to 5 होगा, तो इसके जस्ट बिलो वाला कहां पे आ जाएगा, n equals to 5 पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आपके एसपीडीएफ ब्लॉक्स के, इसके भी कुछ क्वेश्चन देख ही लेते हैं। कह रहे हैं अटॉमिक नंबर्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द पेयर्स बिलोंग टू एस ब्लॉक, इनमें से कौन सा एस ब्लॉक है। बस लाइन बाइज 1s2 2s2 ये सब करते रहिए, या फिर बेस्ट तरीका कि आपको पता ही हो कि अटॉमिक नंबर किसका क्या है। जैसे ये आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे, ये तो आपका क्या हो गया, दिस इज योर नाइट्रोजन, तो क्या ही देखना है, ये तो पी ब्लॉक का हो गया। जैसे आपको 8 मिल गया, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर ऑक्सीजन, तो क्या ही देखना है इसमें, ये भी पी ब्लॉक का हो गया। 9 नंबर फ्लोरीन, पी ब्लॉक का, क्या ही देखना है, नहीं देखना है। 3 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, और 20 कौन सा हो गया, कैल्शियम, दोनों ही एस ब्लॉक के हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। आप इससे 1s2 2s2 2p6 यानी कि इस तरीके से भी ऑफ-बॉ प्रिंसिपल से भी देख सकते थे, लेकिन दैट इज द बिगर मेथड। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि किसकी बात कर रहा है भाई, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात चल रही है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, ये तो दोनों गलत हैं, n-2 f14 ठीक है, n-2 f14 ठीक है, n-1 d 1 to 10 एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, इसमें बस ध्यान ये रखेगा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का स्पेसिफिकली क्या होता है, गिवन इन एनसीईआरटी, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एसपीडीएफ ब्लॉक आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग एग्जांपल। एस ब्लॉक एलिमेंट में सीजियम आता है, यस बिल्कुल, मेटल्स आता है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल तो सीजियम ही है। क्या पी ब्लॉक में बेरियम आता है, नहीं भाई, बी ब्लॉक में बेरियम नहीं, बेरियम तो एस ब्लॉक में आता है, तो ये आपका गलत हो गया, सॉरी। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्रोमियम आता है, हाँ जी बहुत फेमस एग्जाम्पल है, और थोरियम भी एफ ब्लॉक का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, तो ओनली वन इज रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, ठीक है, मार्क द इनकरेक्ट मैच। प्लीज एग्जाम में भी कोई साथ से करेक्ट या इनकरेक्ट पूछे तो उसे अंडरलाइन जरूर कीजिए, इट विल हेल्प यू डिसाइड बेटर। ठीक है, 1s2 2s2 2p5 इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर 9 है, यानी कि फ्लोरीन है। क्या ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एब्सोल्युटली यस, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। कह रहा है 1s2 2s2 2p3 ठीक है, ये क्या है 7, एटॉमिक नंबर 7, यानी कि नाइट्रोजन की बात हो रही है, किसकी, नाइट्रोजन की। एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड एंड फिफ्थ ग्रुप, ओ माय गॉड, कहां से कुछ भी, मतलब कुछ भी, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है और ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी देखें, कह रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है भाई, बिल्कुल सही बात है, डी ब्लॉक हाफ फिल्ड है, या फिर आप बोलेंगे अनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड तो नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड ये नहीं है, तो डी ब्लॉक का ही है, एब्सोल्युटली ट्रू। 3d6 आयरन है, ये आयरन क्या है, ये आयरन है, आयरन Fe, ऑलराइट। कह रहा है 3s2 3p6 एन एलिमेंट फ्रॉम 18 ग्रुप्स, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियोडिक टेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक्स, इनमें से कौन सा मोस्ट बेसिक है भाई। तो आपको अभी तक पता चल चुका होगा ऑक्साइड्स के केसेस में, जो आपके एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे एल्यूमिनियम को देखो आप, सिलीनियम को, या फिर एंटीमनी को, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं, ये होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, जो आपके मेटल्स ऑक्साइड्स होंगे वो आपके बेसिक इन नेचर,
और जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो आपके कैसे होंगे, वो होंगे एसिडिक इन नेचर। तो बिस्मथ दे रखा है आपको, इट इज हल्का सा मेटालिक इन नेचर, तो इसका ऑक्साइड विल बी मोस्ट बेसिक। भले ये कम बेसिक होता है बट स्टिल इन सब में से ज्यादा बेसिक है ही है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट रेडिली विद NaOH। देखिए NaOH आपके पास एक बेस गिवन है, तो इनमें से जो भी एक अच्छा एसिड होगा वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ऑलराइट, हाँ जी, तो इसका आंसर Na2 तो नहीं हो सकता, ये खुद ही बेसिक है। CaO ऑल्सो बेसिक, NO ठीक है, हल्का सा न्यूट्रल वाला टाइप में आ गया। Cl2O7 यस इट इज एसिडिक इन नेचर, मोस्ट एसिडिक। एंडो में भी भाई थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर होता है, इट इज नॉट कंप्लीटली न्यूट्रल बट न्यूट्रल तो एसिडिक आप बोल सकते हैं। न्यूट्रल वैसे आप एग्जांपल की तरह याद रखिए इसको, बट Cl2O7 इज मोस्ट एसिडिक इन द गिवन एग्जांपल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड टू कैटायन, यानी कि अगर आपने एक न्यूट्रल एटम को कैटायन में कन्वर्ट किया, यानी कि आपके पास था A और आपने उसको बनाया A पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा और साइज हो जाएगा आपका डिक्रीज। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। आप एक न्यूट्रल एटम को कैटायन बनाएंगे तो साइज आपका डिक्रीज हो जाता है, कैटायंस में उल्टा होता है, उसमें साइज इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेवरेबल फैक्टर फॉर कैटायन फॉर्मेशन। क्या है एक फेवरेबल फैक्टर, आपको अगर A से A+ बनाना है तो कैसे बनाओगे A से A+, आपको इसका इलेक्ट्रॉन कहीं लेके जाना पड़ेगा। पहले एग्जाम्पल में चलूं, यहाँ पे अगर इसका इलेक्ट्रॉन था तो इसका इलेक्ट्रॉन आपको, इस इलेक्ट्रॉन को आपको इन्फाइनाइट तक ले जाना है थोड़ी सी एनर्जी देके। वो एनर्जी क्या कहलाती है, वो एनर्जी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो ये आसानी से क्यों बनना चाहेगा, अगर आयनाइजेशन एनर्जी इसकी हाई होगी, यानी कि सॉरी हाई नहीं, हमें कम अगर आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़े तो ये आसानी से बन जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर हमें कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़े तो इसका कैटायन बहुत ईजिली बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि हमारी आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा होना चाहिए और हमारा कैटायन इजीली बन जाएगा। ऑलराइट, अगर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो कैटायन बहुत मुश्किल से बनता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, यानी कि मेटलॉइड बोलने का मतलब है कि उसमें मेटल और नॉन मेटल कैरेक्टर्स दोनों ही हैं। ये हमने अभी पढ़ा था जब हमने ऑक्साइड की बात करी थी कि उनमें से एक अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑक्साइड। तो जो मैंने बताया था कुछ एम्फोटेरिक, उसमें एक और था जिसका नाम था एंटीमनी। तो एंटीमनी ही वो है जिसका आपका मेटालॉइड कैरेक्टर है। बिस्मथ का तो फिर भी थोड़ा सा मेटालिक कैरेक्टर है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का कैसा, एक नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। ऑलराइट, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए भाई हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं, हाँ जी हाइड्रोक्साइड्स की। देखो हाइड्रोक्साइड्स की तो सॉल्युबिलिटी होती है पानी में, वो डाउन द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स डाउन द ग्रुप वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स increases down the group। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी कम होती है, हाइड्रेशन एनर्जी इनकी ज्यादा होती है, यानी ऊपर से नीचे लैटिस एनर्जी कम होती जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। क्योंकि ऊपर से नीचे देखिए चार्ज तो सेम रहेगा, खैर हाइड्रोक्साइड है तो क्या एक अच्छा सारे M2+ वाले रहेंगे, सारे के सारे M2+, तो चार्ज सेम रहेगा लेकिन चार्ज डेंसिटी कम होती रहेगी, तो इसकी लैटिस एनर्जी कम होती रहती है ऊपर से नीचे। यानी कि ऊपर वाले जो होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे, नीचे वाले सॉल्युबल होंगे। ऊपर वाला कौन है इसमें, ऊपर वाला इसमें एक ही है जिसका नाम है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट बताना है, क्या करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताते हैं। कह रहा है कि आयनिक रेडियस ऑफ ए मेटल इज सेम एज इट्स एटॉमिक रेडियस। बिल्कुल गलत बात है, एब्सोल्युटली नॉट। अभी मैंने आपको कैटायन और एनायन का एग्जांपल बताया था, मैंने आपको कहा था कि अगर ये एक सेंट्रल मेटल है, मान लीजिए ये आपका एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल A, तो A+ का साइज छोटा होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड Z इफेक्टिव, और A- का साइज ज्यादा होता है बिल्कुल बिकॉज ऑफ लेस Z इफेक्टिव। ठीक है, कह रहा है द आयनिक रेडियस ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक रेडियस। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एब्सोल्युटली, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। कह रहा है द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ नॉन मेटल इज मोर देन इट्स आयनिक रेडियस। द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ नॉन मेटल इज मोर देन इट्स आयनिक रेडियस। देखिए नॉन मेटल पर एग्जांपल लेके चलते हैं, एक क्लोरीन का एग्जांपल लूं तो क्लोरीन माइनस का जो साइज होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि क्लोरीन माइनस का साइज क्लोरीन से बड़ा होगा। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ अ नॉन मेटल इज मोर, नहीं भाई नॉट मोर, इट इज
लेस देन इट्स आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस उसके कैटायन का ज़्यादा होगा। कह रहा है आयनिक रेडियस ऑफ मेटल इज लेस देन इट्स एटॉमिक रेडियस। देखिए यहीं पे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए ये आपका पोटेशियम था, मान लीजिए ये पोटेशियम था, ये पोटेशियम प्लस है, तो पोटेशियम प्लस का साइज जो होगा कम होगा, तो आयनिक रेडियस विल बी लेस। कह रहे थे आयनिक रेडियस ऑफ अ मेटल इज लेस देन इट्स एटॉमिक रेडियस। एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे हैं द रेडियाई ऑफ एफ माइनस ओ एंड O2 माइनस। देखिए जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा क्या, उतना ज्यादा उसका साइज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक इसमें से कौन कौन से हैं, इसमें O2 माइनस और F माइनस क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो इतनी बात तो क्लियर है कि O2 माइनस का साइज ज्यादा होगा F माइनस से। ठीक है, तो आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे ऐसे, ये और ये। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नजर आए। फिर आपको ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखना है। देखिए क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन चार्ज स्पीशीज नहीं है, तो आप रेगुलर ट्रेंड फॉलो करेंगे। रेगुलर ट्रेंड क्या है, रेगुलर ट्रेंड देखिए पहले ऑक्सीजन आता है, फिर आता है फ्लोरीन। हम बोलते हैं व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस, यानी फ्लोरीन का साइज क्या होगा, फ्लोरीन का साइज कम होगा ऑक्सीजन से। तो कहां पे फ्लोरीन का साइज कम ऑक्सीजन से, ऑप्शन नंबर सी में है, सी में है, ऑक्सीजन का साइज ज्यादा है फ्लोरीन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द रेडियाई ऑफ सेकंड स्पीशीज इज ग्रेटर देन द फर्स्ट। सेकंड स्पीशीज का रेडियाई ज्यादा है फर्स्ट स्पीशीज से। ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले आयनिक वालों का देख लेते हैं। देखिए आयनिक वाले में प्लस वाले का ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, O2 माइनस का ज्यादा, यानी कि ये दोनों तो गलत है। कैल्शियम और पोटेशियम की बात करूं, कैल्शियम और पोटेशियम की बात करूं तो अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस, तो पोटेशियम का साइज ज्यादा है। हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूं, हाँ तो भाई हीलियम का साइज बिल्कुल ठीक है, हीलियम का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, हाइड्रोजन का। इनफैक्ट नोबल गैसेस का साइज तो ज्यादा ही होता है अपने पीरियड में। ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, आयनिक रेडियस का दिखा रखा है जेड इफेक्टिव के साथ। अभी मैंने आपको बताया था, आपको एग्जांपल दिए थे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो आयनिक रेडियस कम हो जाता है। इनका मतलब इसका रिलेशन कैसा है, इन दोनों का रिलेशन एक इनवर्स रिलेशन है। कैसा, एक इनवर्स रिलेशन है। और कहां पे दिया है इनवर्स रिलेशन, इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए इट डज डिपेंड ऑन व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट इसका याद रखना फ्लोरीन का नहीं होता है। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्लोरीन होता है, बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इन केस ऑफ फ्लोरीन। तो इसका आंसर क्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यू विल रिमेंबर दिस ऑलवेज। पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, और फ्लोरीन की मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। रिमेंबर दिस, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए अगर किसी की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर ज्यादा है, जैसे क्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में अभी हमने डिस्कस किया था, क्लोरीन की मैक्सिमम है, तो यानी कि Cl जो होगा Cl माइनस में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो नोबल गैस को अचीव कर लेगा। तो देखिए आपको गिवन एग्जांपल्स में फ्लोरीन की ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होती है, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, यहां तक ठीक है। जो डाउट होगा वो होगा नाइट्रोजन और बोरॉन पे। देखिए बोरॉन इज एटॉमिक नंबर 5, बोरॉन इज एटॉमिक नंबर 5, इट इज 1s2 2s2 2p1। नाइट्रोजन इज एटॉमिक नंबर 7, दैट इज 1s2 2s2 2p3। अब देखिए इनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो देखिए इसको इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, +1 यानी कि 2p2 हो जाएगा। लेकिन ये एक क्या है, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना इज वेरी डिफिकल्ट, इसका इलेक्ट्रॉन गेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी लो। ये बहुत आसानी से N नेगेटिव नहीं बनाएगा। ठीक है भाई, तो इस चीज को माइंड में रखते हुए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट है फ्यू एलिमेंट्स आर मैच्ड विद देयर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। देखिए पहले वाले एलिमेंट्स की अगर बात करूं तो इसकी बहुत ज्यादा नजर आ रही है,
और सक्सेसिव, देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज तो ज्यादा ही होती हैं, तो आपको ये नहीं देखना है कि कितनी कि सेकंड वाली ज्यादा है, बस ये देखने है कि ट्रेंड से कितना ज्यादा है। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है या थोड़ी कम इंक्रीज हो रही है। आप सबकी पहले एक बार कंपेयर कीजिए, आपको नजर आएगा कि ये सबसे ज्यादा है। और अक्रॉस द पीरियड यानी कि पूरे पीरियड में अगर आप देखेंगे, आपको सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी नजर आएगी? कोई एलिमेंट नहीं, मतलब वो क्या है, आपके नोबल गैसेस हैं जिनकी हाईएस्ट होती है। तो एक्स तो मेरे हिसाब से नोबल गैसेस, देखिए हाँ बिल्कुल एक्स आपका नोबल गैसेस ही होना चाहिए। आपने वैसे एलिमिनेशन से आंसर निकाल लिया, पर बाद में आपको और दिखाते हैं। देखिए फिर है ए, उससे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? मैंने कहा था अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखिए अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन साइज, एटॉमिक साइज, जब हम यहां से यहां जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आयनाइजेशन तो किसकी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, तो ये क्या है, Z वाला हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो Z वाले मेरे क्या हो जाएंगे, ग्रुप 2 के हो जाएंगे, क्योंकि इनकी ज्यादा हमारे पास ऑप्शन ही इस तरीके से दे रखे हैं, एल्कली और एल्कलाइन। तो Z वाला हो जाएगा मेरा एल्कलाइन, यानी कि ग्रुप 2 वाले। ये हो जाएगा मेरा एल्कली, ये हो जाएगा मेरा नोबल गैसेस। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, आप यहां से भी पता लगा सकते थे, यहां से भी पता लगा सकते थे। देखिए एल्कली ने क्या किया, एक पॉजिटिव बना के स्टेबल हो गया। स्टेबल के बाद देखो कितनी ज्यादा एनर्जी है इसकी, आयनाइजेशन एनर्जी 2, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल था। क्या पता चलता है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाज स्टेबल। और किसका स्टेबल होता है? ये फर्स्ट ग्रुप वालों का होता है भाई, एल्कली मेटल्स का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है भाई, देखिए पहले आपके पास आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और ये होता है बोरॉन। दिस इज 1s2 एंड 2s2, दिस इज 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आपको बताना है ऑर्डर किसका, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। देखिए ये इसके बाद आता है, कायदे से क्या होना चाहिए था, बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। पर देखिए बेटा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो स्टेबल बन जाता है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि स्टेबल बना रहा है। ये बोरॉन प्लस एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा अगर ये इसको इजीली लूज कर दे तो इसकी वजह से बेरिलियम का हो जाता है ज्यादा और बोरॉन का हो जाता है कम। तो ज्यादा और कम कहाँ ऑर्डर है भाई? यह है बराबर बराबर, कम ज्यादा, ज्यादा कम। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल इन्वॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी? देखिए एनसीईआरटी की लाइन है वेरी फेमस कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज ग्रेटर, वो ज़्यादा ही होती हैं हमेशा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती हैं। तो देखिए पहले में आपको गिवन है आयनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरे में ये गिवन है आपको आयनाइजेशन एनर्जी 2 भी नहीं 3 गिवन है। दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी 2, ये तो कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग। ठीक है, तो ये भी नहीं, तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन जहाँ 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बेटा एग्जाम रिलेटेड के अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स स्टेटेड। क्या बोलता था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? कि एवरी एट्थ एलिमेंट विल रिपीट इट्स प्रॉपर्टी, यही कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट। अरे इट इज रिपीटिंग मी, मेरी बात को रिपीट कर रहा है ये स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। ऑलराइट, कह रहा था पीरियड टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स टू द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट्स। क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? ये एन की बात कर रहा है। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? शेल को रिप्रेजेंट करता है, और किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये है ही है, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर है। क्या है ये? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आजिमुथल क्वांटम नंबर तो भाई एल होता है, एल। ऑलराइट, चलिए वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। अरे भाई देखिए, ये है एल्यूमिनियम, ये है सिलिकॉन, ये है आपका इक्का एल्यूमिनियम और ये है आपका इक्का सिलिकॉन। आज की डेट में इसे क्या बोलते हैं? दिस इज आपका गैलियम एंड दिस इज योर जर्मेनियम।
तो AlCl3 होता है तो जर्मेनियम गैलियम भी Cl3 होता है। SiCl4 होता है तो जर्मेनियम भी Cl4 होता है। तो गैलियम Cl3 एंड जर्मेनियम Cl4। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, अगला देखिए, द सिंबल एंड IUPAC नेम फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120 इज 120। इट इज अनबाइनिलियम, UBM, अनबाइनिलियम। तो अनबाइनिलियम अनबाइनिलियम, ऑप्शन नंबर ए अनबाइनिलियम। इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन आर नोन एज, अरे यार अभी तो करा है, अभी तो करा है, क्या है ये? गैलियम और जर्मेनियम है दोनों। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू विच ग्रुप एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 88 विल बिलोंग। देखिए ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की याद रखिए। 86 रेडॉन आपको पता है, 86 के बाद 87 आएगा जो कि फर्स्ट ग्रुप होगा, और उसके बाद 88 आएगा जो कि सेकंड ग्रुप होगा। तो कौन सा ग्रुप हो गया? ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 2। भाई नोबल गैस याद रखिए और बीच बीच में कुछ हॉट स्पॉट्स मार्क करके रखिए। ठीक है, कह रहा है इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन। कहाँ होते हैं भाई? टेबल के जो राइट साइड होते हैं एस ब्लॉक में वो मेटल्स होते हैं, और जो पी ब्लॉक में होते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट नॉन मेटल्स सिर्फ आपको पी ब्लॉक में ही देखने को मिल जाएंगे। तो कहाँ है पी? ऑप्शन नंबर सी में है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6, ऐसा कहाँ देखने को आपको मिलता है? NS1 to NS2 एंड NP6 कौन सा होते हैं ये? NS1 तो आपके S ब्लॉक वाले हो गए, S ब्लॉक, और ये हो गया आपके कौन से? ये आपके हो गए P ब्लॉक। तो ये पूरी रेंज किसकी है? ये है आपकी SNP ब्लॉक, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। किसकी? ये लाइन है आपकी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, SNP ब्लॉक लिख लीजिए, SNP ब्लॉक की ये लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द ग्रुप 4 एलिमेंट्स अमंग दीज। पहला देखिए हाइड्रोजन हीलियम, ये है लिथियम, ये तो ग्रुप 1 ही है। ये है अच्छा, ये है नियॉन और 3s2। मैग्नीशियम की बात कर रहा है, ये तो 3s2 है, यानी कि सेकंड ग्रुप है भाई। कौन सा ग्रुप है? सेकंड ग्रुप है। 3s2 और 3p6। ओके, देखो पी ब्लॉक में हम क्या करते हैं? हम पी ब्लॉक में हमेशा करते हैं 12+2, 12+2 यानी कि ये 14th ग्रुप है। 14th ग्रुप ही एक्चुअली हम फोर्थ ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, 3s2 3 ये हो गया आपका 12+5 यानी कि 17th ग्रुप या फिर 7th ग्रुप। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 5.1 eV। देखिए आपने सोडियम से जब सोडियम प्लस बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन को आपने भगाया, इस इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी थी, ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे भाग गया, और आपने इन एनर्जी कितनी दी थी? आपने दी थी इसमें 5.1 eV के बराबर, और यही इसकी आयनाइजेशन एनर्जी थी। ठीक है, अब आपसे पूछना चाह रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी। देखिए अब आप सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जो इन्फिनिटी में गया, इस इलेक्ट्रॉन को वापस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एनर्जी कुछ रिलीज होगी। वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? इसके ऑपोजिट -5.1 eV रिलीज होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा -5.1 eV। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CO2 CuO CaO एंड H2O। देखिए भाई, आप अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड एक हमारे पास बेसिक है नेचर में, कॉपर ऑक्साइड भी बेसिक, आप डी ब्लॉक का है, वैसे डी ब्लॉक का है, बेसिक टू एसिडिक आप मतलब बेसिक ही हुआ, वैसे तो ये भी बेसिक ही हुआ, मेटल का ऑक्साइड है ना, तो ये भी बेसिक ही हुआ। हाँ, H2O ये तो एम्फोटेरिक इन नेचर है, दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है तो मुझे बताइए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? बताइए, सोचिए और इसको कमेंट भी कर दीजिए। बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिडिक, बेसिक और समथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज
इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट ऑर्डर है? फर्स्ट वन आपका क्या एसिडिक नेचर है? हाँ जी बिल्कुल। डाउन द ग्रुप जो हाइड्राइड्स होते हैं उनका एसिडिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है और H3 इतना अच्छा बेस नहीं है, इट इज अ वीक बेस, या कि हम बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल करेक्ट। आपके पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, फर्स्ट आयनाइजेशन का एनर्जी का ऑर्डर है। देखिए यहाँ पे एक बेरिलियम और बोरॉन हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पे एक वेरिएशन आता है, ये गलत बात है, ये ऑर्डर नहीं है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बेसिक नेचर की बात कर रहा है तो आपको पता है कि जो हमारे मेटल्स होंगे वो हमारे बेसिक नेचर होगा उनका ऑक्साइड्स का, तो पोटेशियम, हाँ, और ऊपर से नीचे बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा। तो बेसिक करेक्टर इस तरीके से इंक्रीज होता है ऑक्साइड्स में। दिस इज बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑलराइट, तो देखिए K2O सबसे ज्यादा बेसिक है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। Na2O फिर है MgO, Al2O3। Al2O3 तो हमारा, अच्छा ये तो गलत, तो हमें इनकरेक्ट बताना है ना, ये तो सही हो गया, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आयनिक रेडियस की बात करें, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, बिल्कुल ठीक है, ऊपर से नीचे, अच्छा ऊपर से नीचे आयनिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज होता ही है, और सिमिलर आयन्स बने हैं यानी कि सभी पॉजिटिव हैं, तो आयनिक साइज ऑब्वियसली ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट इंक्रीजेस विद देयर एटॉमिक नंबर इज। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टी कैसे इंक्रीज होगी? जैसे ये कर रहा है ग्रुप 2 वालों की बात, किसकी बात कर रहा है? ग्रुप 2 वालों की बात। जैसे बेरियम, हमने बेरियम सल्फेट पढ़ा था, मैग्नीशियम सल्फेट, इसी तरीके से नीचे आते रहेंगे, स्ट्रॉन्शियम, फिर उसके कार्बोनेट्स, ठीक है। क्या कर रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर, ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज नहीं होती भाई, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज पूछा है ना, डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर देखिए कह रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स, हाँ हमने अभी अभी तो पढ़ा था, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स की सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ लो लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी कम होती है और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। सॉलिबिलिटी ऑफ, हाँ ये तो सही है, सॉलिबिलिटी ऑफ देयर सल्फेट्स, नहीं 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 नहीं, देखिए भाई जब सल्फेट्स हम बनाते हैं यानी कि M2+ और SO4 2- टाइप के सल्फेट्स बनाएंगे, तो क्योंकि इसमें ज्यादा चार्ज होता है, इनमें ज्यादा चार्ज, इनकी जो होती है लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज होती है, सल्फेट्स की लैटिस एनर्जी इंक्रीज होती है, तो ऊपर से नीचे क्या होती है? इसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। इनफैक्ट ये सेम काम किस में होता है? ये सेम काम कार्बोनेट्स में भी होता है, कार्बोनेट्स में भी ऊपर से नीचे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन कहता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, अरे बहुत बचपन से पढ़ते आते हैं, जिरकॉनियम और हॉफनियम का साइज सेम हो जाता है बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कितनी बार पढ़ना है सेम चीज भाई? अगला देखिए, व्हेन वी ग्रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो क्या होता है लेफ्ट टू राइट में? आइए देखते हैं। पहला कहता है कि बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, नहीं भाई, क्या एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है? बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस, यस, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब यह है कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब है कि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, ऐसी बात नहीं है, एक ट्रेंड तो है ही, तभी तो पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ ओनली फर्स्ट 2 ग्रुप्स आर बेसिक इन नेचर, ऐसा नहीं भाई, जहां जहां तक मेटल होते हैं वहां वहां तक बेसिक होते रहते हैं, बिस्मथ भी तो होता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, देखिए सबका लास्ट पकड़िए पहले, Mg। आपको इतना पता होगा कि मेटालिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होता है, बस जैसे ऑक्साइड्स, बस इसी तरीके से ये मेटालिक कैरेक्टर है, यानी कि ये जो है इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ये मेटल्स ऐसे इंक्रीज होते हैं, यानी कि S ब्लॉक वाले ज्यादा मेटालिक होंगे। तो S ब्लॉक को पहले छांट देते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम S ब्लॉक का है, सोडियम भी S ब्लॉक का है, और सोडियम ज्यादा, सोडियम देखो सोडियम तो ज्यादा ही होगा किससे? मैग्नीशियम से। तो ऐसा कहीं ऑप्शन है जहां सोडियम ज्यादा है? सोडियम ज्यादा है, सिलिकॉन अरे नहीं, फॉस्फोरस नहीं, सोडियम ज्यादा, मैग्नीशियम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, द मेन रीजन
for showing anomalous properties of first member of a group in SNP block is due to। भाई क्यों होता है? देखिए बहुत सारे रीजंस है। इनका छोटा साइज होना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना और इनका चार्ज इस टू रेडियस रेशियो भी ज्यादा होना। कहाँ है ऑप्शन? मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी नहीं, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है बोल सकते हैं। स्मॉल साइज लार्ज कैटायन एनायन रेशियो, बिल्कुल ठीक, ज्यादा बेटर ऑप्शन, ज्यादा बेटर ऑप्शन। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, नहीं भाई, कहाँ बनाते हैं मल्टीपल में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीज हैज लेस फेवरेबल इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी देन इट्स नेबर इन आइदर साइड। मैग्नीशियम हैज लेस फेवरेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैग्नीशियम इज 1s2 2s2 2p6 3s2। हाँ जी, क्योंकि 3s2 कंप्लीटली फिल्ड है तो ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस फेवरेबल होती है, बिल्कुल ठीक है। एक स्टेबल सिस्टम है तो इसकी लेस फेवरेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रीजन है द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन एलिमेंट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। हाँ ये बात ठीक तो है, बट इसका असली रीजन क्या होना चाहिए था? बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड या फिर स्टेबल, क्योंकि हाफ फिल्ड है या तो स्टेबल, हाफ फिल्ड है और स्टेबल हुआ इसीलिए, ठीक है। तो इसका असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है इन द पीरियोडिक टेबल द मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी कि एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, एंड एक्सट्रीम राइट, which of the following two groups are responsible for this? The maximum chemical is that extremely left या फिर extremely right? हाँ बिल्कुल ठीक है कि रिएक्टिविटी क्या होती है, या तो एक्सट्रीमली राइट पे होगी या तो एक्सट्रीमली लेफ्ट पे ज्यादा होगी। तो कह रहा है लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑन द लेफ्ट एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑन द राइट। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन का ही खेल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन का ही खेल है। जो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में है उनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी कि वो फटाफट से अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और जो आपके एक्सट्रीम राइट पे हैं उनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, यानी कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और बहुत सारी एनर्जी निकालते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो बस एक एक इलेक्ट्रॉन वहां से इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे जाता है, बाहर निकलता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, सॉरी इनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट अबाउट इट। बाकी ऑप्शन पढ़ें क्या? कह रहा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट एंड मेटालिक ऑन द राइट। तो इससे क्या मतलब? वैसे भी गलत लिखा है, ऑन द लेफ्ट नहीं, मेटालिक कैरेक्टर तो क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो राइट में होता है ना, गलत लिखा है। हाई एटॉमिक रेडियाई ऑन द लेफ्ट एंड स्मॉल एटॉमिक रेडियाई ऑन द राइट, लिखा सही है पर कोई मतलब है नहीं इस बात का। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द लेफ्ट, ये तो बात ही गलत हो गई, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो राइट होती है, ऑक्सीजन फ्लोरीन वाली साइड, पी ब्लॉक वाली साइड। कह रहा है ऑफ द मेटल्स बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्शियम ऑफ ग्रुप 2 इन द पीरियोडिक टेबल द लीस्ट आयनिक क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। कौन बनाएगा भाई लीस्ट आयनिक क्लोराइड? देखिए एक बार बात करिए कैसे बनेगा। ये बनेगा Be2+ Cl2, ये बनेगा Mg2+, और ये बनेगा Cl2, ये बनेगा कैल्शियम 2+, ये बनेगा Cl2 एंड बनेगा स्ट्रॉन्शियम 2+ एंड Cl2। देखिए भाई, आप जब ऊपर से नीचे जाएंगे आप एक बात को एक्सपीरियंस करेंगे, Cl2 चलो सब में कॉमन ही है, लेकिन सब में आयनिक चार्ज भी सेम है, लेकिन साइज इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आयनिक यानी कि चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेस ऊपर से नीचे जाने में, यानी कि बेरिलियम की सबसे हाई चार्ज डेंसिटी है। अब याद कीजिए, ये वैसे केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब याद कीजिए फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या कहता है? फजान रूल ये कहता है कि आपका जो कोवेलेंट नेचर होता है, योर कोवेलेंट नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी कि कितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है। और पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा? पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन पे, स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन पे। स्मॉल कैटायन का मतलब ये है कि स्मॉल कैटायन का मतलब सीधा सीधा ये हो गया मोर पोलराइजिंग पावर, मोल पोलराइजिंग पावर। यहाँ पे तो एनायन सब में सेम ही है, यानी कि जितना छोटा कैटायन यानी कि उतनी मोर चार्ज डेंसिटी। तो कैटायन की चार्ज डेंसिटी हाई होनी चाहिए, किसके लिए? कोवेलेंट नेचर के लिए। यानी कि बेरिलियम में क्या होगा? चार्ज डेंसिटी हाई है, तो इसका
कोवलेंट नेचर ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें देखने को मिलेगा। इसका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसको पीरियोडिसिटी चैप्टर को देखिए, आपको एनसीईआरटी को मास्टर करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, इसका एनसीईआरटी यूट्यूब में आप एनसीईआरटी सीरीज भी देख सकते हैं, उसको आप पीरियोडिसिटी चैप्टर को लाइन बाय लाइन जैसे एनसीईआरटी में आपसे रिव्यू करवा रखा है, उसको जरूर फॉलो कीजिए, डेडिकेटली फॉलो कीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन बच्चे क्वेश्चन लगेंगे। इनफैक्ट एनसीईआरटी के पीछे जो एमसीक्यूज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उसको भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसी के साथ दिस वाज एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।